अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4-5 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई और हुकूमत के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात में पीटीआई ने दो अहम मुतालबात किए हैं। वो मुतालबात क्या है जो कि अब तक मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं हुए, आपको अंदर की खबर बताऊंगा। और साथ ही मैंने सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब से बात की, वो क्या बताते हैं, ये मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार क्यों हो रहे हैं, तफसीलन इस पे बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान पस पर्दा मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया गया है, उसकी वजूहात क्या हैं, तफसीलन इस पे भी बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे वजारत आईटी को पीटीए ने एक अहम रिपोर्ट पेश की है, तहकीकाती रिपोर्ट, जिसमें इंटरनेट की सुस्त रवि का वजूहात क्या है उस पर तफसीलन बताया गया है और टेलीकॉम कंपनीज ने अपने अपने जवाब जमा कराए हैं। वो वजूहात क्या है, तफसीलन इस पर भी बात होगी। चौथे नंबर पे बात करेंगे दुनिया भर में अहम पेशीन गोइयां करने वाले, खासतौर के ऊपर हालिया ट्रंप की जीत के हवाले से पेशीन गोई करने वाले और कोरोना के हवाले से पेशीन गोई करने वाले बरतानवी नजात निकोलस ओजोला ने एक नई पेशीन गोई की है और उन्होंने कहा है कि 2025 के वस्त में दुनिया में तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है। वो क्या इनकी पेशीन गोई है, इस पे भी तफसीलन बात होगी। और पांचवें नंबर पे बात करेंगे जो दुनिया भर में टॉप की 20 बड़ी आईटी और बिजनेस से रिलेटेड कंपनीज है, उनके सीईओज और सीएफओज और अहम ओहदों के ऊपर भारतीय नजात शहरी इस टाइम हुक्मरानी कर रहे हैं। एक नई एप्पल की नई जो तैनाती हुई है वो भी एक भारतीय नजात को लगाया गया है, उसकी तफसीलात क्या है, इस पर भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से। बाज़ाब्ता जो मुज़ाकरात के दो दौर या दो मुलाकातें हो चुकी हैं। पहली मुलाकात में पीटीआई के जो अहम रहनुमा थे, खासतौर के ऊपर उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, ये इस मुलाकात में मौजूद नहीं थे और उनकी रीज़न उन्होंने बताई थी कि उन्होंने ज़मानतें हासिल करनी थी क्योंकि वो गिरफ्तार किए जा सकते थे, इसलिए वो पहली मीटिंग अटेंड नहीं की। फिर दूसरी मीटिंग में उन्होंने बाकायदा ये ऐलान किया था कि वो न सिर्फ ये कि इस जो मुज़ाकरात की मुलाकात होगी उसमें शामिल होंगे, बल्कि ये भी पीटीआई ने पहले से ही अनाउंस किया था कि वो रिटर्न में अपने तमाम जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो भी पेश करेंगे। लेकिन जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हुए उसमें हमने देखा कि पीटीआई की तरफ से जो ना तो रिटर्न में कोई चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश की गई हैं और जो दो मुतालबात किए गए, एक यही कि जो वर्कर्स हैं उनकी रिहाई और दूसरा कमीशन के हवाले से ये मीडिया के ऊपर चलाया गया और बाकायदा तौर पे जो पीटीआई की तरफ से भी जो मीडिया के साथ बातचीत की गई उनके अरकान की तरफ से और हुकूमत की तरफ से भी यही बताया गया। फिर मैंने इस हवाले से एक इस कमेटी के अहम रुकन से बात की जो कि इस मुज़ाकरात में पहली मीटिंग में भी मौजूद थे और दूसरी में भी मौजूद थे, और उनसे मैंने पूछा कि क्या वाकई जो पीटीआई की तरफ से सिर्फ यही दो मुतालबात हैं कि उनके वर्कर्स को रिहा किया जाए और उसके साथ साथ जो दूसरा एक कमीशन बनाने का 26 नवंबर और उसके साथ साथ 9 मई के कमीशन बनाने के हवाले से ही मुतालबा किया गया है या इसके अलावा भी कोई मुतालबा किया गया था। वो कहते हैं कि ये आप हैरान होंगे, पीटीआई के जो मुज़ाकरात की जो ये इनकी पहली मुलाकात भी हुई और दूसरी भी मुलाकात हुई, इनकी बात शुरू ही इमरान खान की रिहाई से हुई है और ख़त्म भी इमरान खान की रिहाई के ऊपर हुई है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इसकी अगर मुझे तफसीलात बता सकें, तो उस पर मेरे जो ये सोर्स हैं जो कि इस कमेटी के रुकन भी हैं, उन्होंने ये बताया कि पीटीआई की तरफ से जब ये बाकायदा मुलाकात शुरू हुई तो पहली मुलाकात में भी उन्होंने कहा कि इमरान खान को आप रिहा करें, दूसरी मुलाकात में भी हम समझे कि ये अपना चार्टर ऑफ डिमांड लेके आएंगे और उसके साथ साथ ये बाकायदा रिटर्न जो है वो हमें पेश करेंगे। लेकिन जो इनकी मुलाकात हुई हमारे साथ, हमने इनसे पूछा कि आप वो लिख के लाए हैं या नहीं लाए, तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी फ़िलहाल हमें इमरान खान की इसकी अप्रूवल चाहिए और हुकूमत की तरफ से हमें बाकायदा वो फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा क्योंकि हमने इमरान खान के साथ डिस्कशन करनी है और उसके बाद ही हम अपने जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं वो पेश करेंगे। ताहम फिर मैंने उनसे पूछा कि जो ये कहा जा रहा है वर्कर्स को रिहा करने का, कि क्या नेक्स्ट स्टेज पे इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन हो सकती है या नहीं, या ये मुतालबा किया जा सकता है। वो कहते हैं आप हैरान होंगे कि पीटीआई का ये जो मुज़ाकराती टीम है उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है, ये बाकी सिर्फ दिखाने के लिए है और वो मुतालबा ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, उसके साथ साथ औरों को एंड अदर्स का। वो कहते हैं कि उन्होंने वो इस्तेमाल किया लफ्ज़ के उनको भी रिहा किया जाए। ये जो पीटीआई की तरफ से जब वो कहते हैं बाकायदा मुलाकात हुई तो उस पर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, जो यास्मीन राशिद, उसके साथ साथ सेनेटर एजाज चौधरी, महमूद रशीद, ये 5-6 लोगों का इन्होंने नाम लिया कि इनको रिहा किया जाए फिल फोर और एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए, और बाकी भी जो पीटीआई के वर्कर्स हैं
बाकी किसी का वो सेकेंडरी में वो कहते हैं कि इनका मुतालबा है। पहला और मेन मुतालबा इमरान खान की रिहाई है। फिर वो हुकूमत की तरफ से जो है, जो मेरी जरा ये बताते हैं कि उनसे पूछा गया कि आप बताएं कि ये किस तरह इनको रिहा किया जा सकता है। तो उस पर पीटीआई की तरफ से जो जवाब दिया गया वो ये था कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए आप रिहा करें। तो उस पे जो हुकूमती जो मुज़ाकराती टीम के जो अहम रहनुमा थे सेनेटर इसहाक डार, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि क्या माजी में किसी को एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए रिहा किया गया है, और अगर किया गया है तो किसको किया गया है। फिर उन्होंने एग्जांपल दी कि इस जो मुज़ाकराती टीम है इसमें से 3-4 ऐसे रहनुमा हैं जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में गिरफ्तार हुए और उनको जेलों में रखा गया, जिसमें सेनेटर इरफान सिद्दीकी है, जिसमें राना सनाउल्लाह है, जो बाकी भी मुस्लिम लीग नून के अहम और सरकर्दा रहनुमा, उनको गिरफ्तार किया गया। क्या आप बता सकते हैं कि इमरान खान ने किसी एक को भी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए रिहा किया हो? तो उस पर पीटीआई की तरफ से ये जवाब दिया गया कि नहीं किया गया। तो फिर उन्होंने कहा कि ये एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए कैसे हो सकता है, ये तमाम तर जो मामलात हैं ये अदालतों के जरिए चलने हैं, इसलिए आप मीनिंगफुल अगर डायलॉग करना है तो पहले तमाम मुतालबात को आप रिटर्न उसमें सूरत में लेके आए, और उसके बाद फिर हम जो है ये रिहाई के हवाले से हो या दीगर, हम अपनी अपनी जमातों को वो लिख के ले जाएंगे जो आपके मुतालबात जो रिटर्न है वो, और उसके बाद फिर डिस्कशन होगी, प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे। तो ये तमाम आगे तब ही मीनिंगफुल हो सकते हैं जब आप इसको संजीदगी से लेंगे मुज़ाकरात को। तो बहरहाल ये पीटीआई की तरफ से फिर दूसरा वो कहते हैं मुतालबा ये किया गया कि आप हमें इमरान खान से मुलाकात करवाएं। तो उस पर हुकूमत के जो अरकान थे उन्होंने कहा आपकी इमरान खान के साथ तो मुलाकात तमाम कमेटी मेंबरान की करा दी गई है, फिर क्या वजह है कि आप इमरान खान से मुशावरत नहीं कर सके। तो उस पर फिर जो पीटीआई का वफद था उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की मुलाकात हमें नहीं चाहिए, हमें ये जो मुलाकात कराई गई एक छोटे से कमरे में, हमें बैठने के लिए जगह नहीं थी और बहुत सारे लोग थे, तो ये जो मुज़ाकरात के हमने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो हमें ये भी पता है कि वो तमाम तर जो है वो सुने जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि किसी ओपन एयर या ओपन किसी जगह के ऊपर जहाँ पे ये जो बगिंग की जो डिवाइसेस हैं वो ना हो, ना कैमरा हो, तो हम ये चाहते हैं कि हमें फैसिलिटेट करे हुकूमत और किसी ओपन जगह के ऊपर हम इमरान खान के साथ मुलाकात करें ताकि हम खुल के तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर सकें, और फिर उसके बाद हम रिटर्न जो तमाम मामलात हैं उसको वो सामने ले आएंगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये अब इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं जो हुकूमत की तरफ से कहा गया कि ये आपका बुनियादी मकसद जो है वो मुज़ाकरात के लिए इमरान खान से जो मशवरा करना है, तो आप वो मुलाकात कर रहे हैं पहले भी, अब भी अगर आप ये कहते हैं कि आपको मजीद कोई बड़ा कमरा जहाँ पे बैठ के आप तसल्ली से बात कर सकें, तो वो फिर हम वजारत दाखिला को लिख देते हैं, वो आपको जो है वो पूरी एक फैसिलिटेट करेंगे। तो ये अब जो दूसरी मुलाकात हुई है उसमें ये इसी बात के ऊपर ख़त्म हुआ है कि पीटीआई के ये तमाम जो कमेटी अरकान हैं उनको किसी बड़े कमरे में इमरान खान से मुलाकात कराई जाएगी ताकि इनको बैठने की जगह मिल सके, और उसके बाद ये इमरान खान से मुशावरत के बाद ही कोई रिटर्न वो ले आएंगे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं वो आगे कामयाबी की कुछ इसमें वो है, पीटीआई संजीदा नज़र आती है या नहीं। तो उस पर वो कहते हैं कि बज़ाहिर तो यही लग रहा है दो मुलाकातों से कि उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है और वो है इमरान खान की रिहाई, उसके अलावा वो किसी और बात पे आगे आ ही नहीं रहे। तो ये जब इसके ऊपर अड़े रहेंगे तो फिर वो कहते हैं कि ये जो है वो इसके ऊपर शायद कोई पेशरफ्त ना हो सके। बहरहाल ये जो मेरे जो ज़राए जो सोर्स हैं जो कि इस कमेटी के रुकन हैं उनसे बात हुई, और ये जो अंदर की कहानी है जो मुज़ाकरात की, फिर इस हवाले से मैंने जो इस मुज़ाकराती टीम के सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन या बाकायदा तर्जुमान है इस कमेटी के, उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि क्या ये पीटीआई की तरफ से जो रिटर्न मुज़ाकरात ना लाने की वजूहात बताई गई हैं या नहीं बताई गई, और आगे क्या लाहे अमल है। तो उस पर उन्होंने कहा कि पीटीआई से हमने पहली मुलाकात में भी यही कहा था कि आप रिटर्न में ले आए, दूसरी में भी हमने यही कहा है जब तक आप रिटर्न में कोई मुआहदा लेके या जो चार्टर ऑफ डिमांड है लेके नहीं आते तब तक कोई आगे नहीं बढ़ा जा सकता। फिर उसने जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी है, मैंने उनसे पूछा कि क्या पीटीआई को मजीद क्या मोहलत दी गई है कि इसके हवाले से। तो वो कहते हैं कि उन्होंने जो पीटीआई ने मुतालबा किया है वो तमाम खासतौर पर इमरान खान से मुलाकात का हमने वजारत दाखिला को लिख दिया है, और वो इनसे मुलाकात कराने में फैसिलिटेट करेंगे। अब देखते हैं कि वो अगली मुलाकात में क्या चार्टर ऑफ डिमांड्स वो लेके आते हैं या नहीं ले आते। तो ये वो अहम जो डिस्कशन है दो मुलाकातों की, और इसमें कोई ये जो तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान तो रिहाई चाहते ही नहीं है,
ये बाज़ाब्ता जो मुलाकात है इसमें भी जो अगर कोई पीटीआई वाला इसकी तरदीद करना चाहता है तो मैं बिल्कुल उसके हवाले से जो मेरे पास तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकता हूँ। ताहम ये जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक ही मुतालबा है, ये 100% वही है। मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि इमरान खान तो रिहाई चाहते ही नहीं है और ये हुकूमत ही उनको वो कर रही है। असल हकीकत जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। बहरहाल ये जो मुज़ाकरात की दो मुलाकातें हुई हैं उनकी कहानी आप ज़रा बात कर लेते हैं। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो तातुल का शिकार हो गए। आज इस हवाले से दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब ने भी वही खबर जो तकरीबन ऑलमोस्ट वो की है, जो कि 2 दिन पहले मैंने अपने वीलॉग में भी बताया था कि जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें भी यही मुतालबा किया जा रहा है इमरान खान की उसके रिहाई के हवाले से। और ये जो मुलाकातें मुख्तलिफ हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदा और उसके साथ साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और पीटीआई की तरफ से जो एक अहम रुकन है उनकी तरफ से ये मुलाकातें हुई। पहले एससीओ के समिट के दौरान हुई, फिर उसके बाद जो नवंबर वाला इनका धरना था उस दौरान भी इनके मुज़ाकरात हुए। फिर उसके बाद इमरान खान को कुछ इन्होंने फैसिलिटीज़ के लिए और जो मेडिकल चेकअप के लिए इन्होंने मुतालबात रखे थे वो माने गए थे। ये वो सहूलियात इस्टेब्लिशमेंट और पस पर्दा मुज़ाकरात के दरमियान इनको दी गई हैं। ताहम अब जो ये अंसार अब्बासी साहब की खबर है कि वो मुज़ाकरात अब उसको पॉज कर दिया गया है। ये मुज़ाकरात उसकी मज़ीद पेशरफ्त जो है वो इसी कमेटी जो हुकूमती और पीटीआई के दरमियान बनाई गई है उससे उसकी वजह से कि क्योंकि ये अब बाकायदा फॉर्मल डिस्कशन हो रही है तो इसलिए पस पर्दा मुज़ाकरात की कोई अब ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वो तमाम जो मैंने अपने वीलॉग में बताए थे वो तकरीबन जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है उसको वैलिडेट कर रहे हैं वो तमाम तर चीज़ें। बहरहाल इस पर मज़ीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं हुकूमत की तरफ से जो वजारत आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने एक पीटीए को अहकाम जारी किए थे कि ये इंटरनेट की जो सुस्त रवि है और जो तातुल का शिकार किया जाता है बार बार उसके ऊपर एक तहकीकाती और जो एक इंक्वायरी कराई जाए और रीजंस बताई जाए कि ये जो इंटरनेट की सुस्त रवि की वजूहात क्या है। क्या ये जिस तरह वो कहा जाता है ज़ेरे समंदर जो केबल है उसको शार्क मछली काट जाती है तो इस वजह से हो जाता है, वो वजूहात हैं या कुछ उसकी जो ये जो चाइनीज़ जो फायरवॉल की उसकी एक वो सूरत में जो वेब मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल किया गया है उसकी वजह से है। तो उस पर अब जो पीटीए है उसकी तरफ से एक इंक्वायरी मुकम्मल करके दी गई है जिसमें उन्होंने इंटरनेट की जो सुस्त रवि का जो रीजंस हैं वो बताई हैं और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके हवाले से भी जो रीजंस हैं वो साइड की हैं कि क्या क्या जो इसके मसाइल हैं। जैज़ और टेलीनॉर ने जो अपने अपने जो जवाबात इस इंक्वायरी के लिए वो दिए थे उसके मुताबिक जो उन्होंने वेब ब्राउजिंग और जो डाटा सर्विसेज पर कोई अहम वो कहते हैं कि कोई मसला जो है वो नहीं था हमारा जो वेब ब्राउजिंग है और उसके हवाले से। ताहम जो टेलीनॉर और उसके साथ साथ जो जैज़ है उन्होंने ख़ासतौर के ऊपर ट्विटर और उसकी जो ब्लॉकेज के हवाले से रिपोर्ट किया कि जो उनके डाटा के ऊपर जो ये चलते हैं ये एक्स की खासतौर के ऊपर ब्लॉकेज का वो उन्होंने मसला रिपोर्ट किया है, उसके अलावा कोई नहीं है। जो दीगर भी टेलीकॉम कंपनीज ज़्यादातर ने यही कहा कि इंटरनेट की जो सुस्त रवि है वो उसकी कोई ज़्यादा बड़ी कोई वो नहीं है। पीटीसीएल है उसने भी ये कहा कि टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो सर्विसेज हैं वो कुछ हमारी जो इंटरनेट की जो सर्विस है वो उसके ऊपर कुछ तातुल का शिकार या मसाइल का शिकार रही हैं। तो तमाम जो टेलीकॉम कंपनीज हैं और उसके साथ साथ जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं उनकी तरफ से कुछ ना कुछ निशानदेही की गई है कि कुछ ज़्यादातर ने जो है वो सोशल मीडिया ऐप्स के ही बताया है कि ये सुस्त रवि का शिकार हैं उनके जो इंटरनेट सर्विसेज के ऊपर। तो ये तमाम तर जो खासतौर के ऊपर आईटी की जो वजीर मुमलिकत है वो उन्होंने हमेशा से डिनाई किया था कि कोई इंटरनेट की जो है वो सुस्त रवि का शिकार नहीं है और ना ही कोई इस तरह की जो ब्लॉकेज की गई है। ताहम जो अब ये पीटीए की अपनी रिपोर्ट जो उन्होंने वो पेश की है जिसमें टेलीकॉम कंपनीज और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी तरफ से बताया गया है, ये बात कंफर्म कर रहा है कि ना सिर्फ ये कि जो लोग इसकी वो शिकायत कर रहे थे कि इंटरनेट जो है वो स्लो डाउन कर दिया गया है या फिर जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो तकरीबन उन्होंने थ्रॉटल कर दी है, तो ये दुरुस्त साबित हो रही है। बहरहाल इसके हवाले से मैं तफसीलन आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो वेब मैनेजमेंट सिस्टम है इसके तहत जो ख़ासतौर पे पीटीए है
अब ना सिर्फ ये कि बाकायदा सर्वेलेंस कर सकती है किसी भी ऐसे जो वांटेड बंदा हो उसकी, बल्कि उसके साथ साथ जो ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं या जो ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके थ्रॉटल करने के साथ साथ इनको पूरा बाकायदा रोक भी सकती हैं उनकी, या स्लो डाउन कर सकती हैं। वही किया गया है जो वेब मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। इसमें मेरी मजीद कुछ इतलात ऐसी हैं कि ये मजीद ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जो कि और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, और उसमें ये तकरीबन सोशल मीडिया जो है वो चाइनीज़ मॉडल का ही हो जाएगा। सब कुछ मॉनिटर भी होगी, सबकी सर्वेलेंस भी होगी, सारा कुछ जो है वो उनके पास इंफॉर्मेशन, चाहे वो आप व्हाट्सएप पे कोई बात कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो आपको सुने तो वो सुन सकते हैं। बाकी भी ये इस तरह की जो तमाम जो इन्फॉर्मेशन है मैं पहले तफसीलन इसके हवाले से बता चुका हूँ। बहरहाल आप ज़रा बात कर लेते हैं तीसरी वर्ल्ड वॉर के हवाले से एक पेशीनगोई की गई है बड़ी अहम। निकोलस ओजुला है, ये बरतानवी नजात को 38 साल है। ये बुनियादी तौर के ऊपर ये इस तरह की पेशीनगोई माजी में भी कर चुके हैं। इन्होंने जो रिसेंट मोस्ट एक पेशीनगोई की थी वो ये थी कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये 2024 के इलेक्शन जीत जाएंगे। वही हुआ। कोविड के हवाले से भी इसी ने ही पेशीनगोई की थी और ये कहा था कि ये दुनिया भर में कोई इस तरह का जो वायरस का एक वो आएगा जो कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा, और वही हुआ कि जो कोविड 2020 में आया वो भी इसकी पेशीनगोई सच साबित हुई। अब इन्होंने एक और नई पेशीनगोई की है और वो ये की है कि 2025 के वस्त में दुनिया में जो है वो तीसरी आलमी जंग यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। और उस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 2025 है साल, ये बड़ा जालिम और इस हवाले से बड़ा ही ख़तरनाक तरीन साल होगा। बाकी खेलों के हवाले से और ख़वातीन की हुक्मरानी खेलों में और इस हवाले से उन्होंने कुछ पेशीनगोइयाँ की हैं, लेकिन जो बड़ी अहम पेशीनगोई है वो यही है कि एक बार दुनिया में जो इसी मिड में 2025 के किसी अहम मामले के ऊपर एक नई आलमी जंग शुरू हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो दुनिया है इसको महफूज रखे। और इस हवाले से ये ख़ास तौर के ऊपर जो जंग का बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन उन ममालिक से पूछें जहाँ पे ये जंग ज़दा इलाकों में जो लोग सफ़र कर रहे हैं, ख़ास तौर के आप देखें गज़ा के जो मुसलमान हैं, जो बच्चे हैं, वहाँ पे जो हालत ज़ार है उनकी देख के रोना आता है। और फिर भी मुसलमान जो ममालिक हैं उनको वो टस से मस नहीं हो रहे। तो ये जंग किसी सूरत में भी जो है वो किसी दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। ख़ास तौर पे ये जब भी जंग होती है तो फिर उसके बाद जो माशी तौर के ऊपर बहुत बुरे जो है वो ओवरऑल हालात हो जाते हैं तमाम मुल्कों के। तो ये अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि कोई इस तरह की जंग जो आलमी जंग है वो ना छिड़े, वरना फिर दुनिया तबाही जो है वो उससे नहीं कोई रोक सकता। बहरहाल अब ज़रा बढ़ते हैं कि दुनिया की जो टॉप कंपनीज हैं, जो जितनी भी बड़ी कंपनीज अब तकरीबन उसमें इंडियन नजात जो शहरी हैं वो उनकी हुक्मरानी होती जा रही है। इस हवाले से आज एक नई आई है खबर, उसके मुताबिक जो केविन पारेख हैं ये एप्पल के CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर इनको जो है वो तैनात किया गया है। इससे पहले अगर हम देखें तो दुनिया की जो जितनी भी टॉप कंपनीज हैं IT से रिलेटेड हों या दीगर हों, गूगल के जो है वो सुंदर पिचाई है, उस तरह जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके वो जो है वो भी इंडियन नजाद हैं। बाकी जितनी तकरीबन बड़ी कंपनीज हैं उनके हवाले से ये जो एक नई रिपोर्ट सामने आई है उसमें ज़्यादातर इंडियन नजाद जो है वो हुक्मरानी कर रहे हैं। अब ये एक नई लेटेस्ट एडिशन है कि जो एप्पल के जो CFO बनाए गए हैं वो भी इंडियन नजाद हैं। और इनके हवाले से ये है कि ये जो 20 सरफहरिस्त टेक्नोलॉजी और दीगर आलमी प्रोफेशनल कंपनीज हैं उसमें जो है ये इंडियन वो कर रहे हैं। और अगर इनकी तनख्वाहों को देखा जाए तो सुंदर पिचाई जो है वो उनकी जो सालाना तनख्वाह है 62 अरब रुपए के करीब है। उसी तरह निकेश अरोड़ा है वो 42, फिर सत्या नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं, इनकी 15, शांतु जो है वो उनकी तनख्वाह 12 अरब रुपए है। इसी तरह जो अब ये जो केविन पारेख है इन्होंने जो है ये अब बतौर CFO ये ज्वाइन किया है एप्पल को। इससे एक नई एडिशन आ गई है जो इंडियन जो मुख्तलिफ कंपनीज के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। ये इस तरह जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनके CEO CFO और इस तरह के जो प्रेसिडेंट और जो हेड हैं वो जिस मुल्क से भी होते हैं वो उस मुल्क के लिए बड़े फख्र की बात होती है। और यही वजह है कि वो इंडियंस बड़ा प्राउडली अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया भर में कि वो इंडिया से हैं। तो ये उम्मीद है कि पाकिस्तानी भी ये इंडियन से कुछ एटलीस्ट इस हवाले से सीखेंगे कि वो एजुकेशन के जो फील्ड है उसमें
अच्छा परफॉर्म करके दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज से पढ़ के वो भी इसी तरह के जो है वो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े ओहदों के ऊपर वो फायज हो जाएंगे। और इस हवाले से ये भी कि पाकिस्तानी जहाँ जहाँ दुनिया भर में रह रहे हैं वो उनको मकामी सियासत में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि वो भी टाइम लगता है ये किसी भी हवाले से, लेकिन फिर भी आप अगर किसी अच्छे ओहदे के ऊपर आ जाते हैं तो ये उस मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए भी जो है ना बड़ी फ़ख्र की बात होती है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।